नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मौर्योत्तर काल का वीडियो, जो कि मौर्य वंश के बाद का वीडियो है। और हम लोग आज इस वीडियो में मौर्योत्तर काल में मौर्य वंश के आगे जितने भी शासक हुए उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कैसी परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों के आधार पे कैसे मौर्य वंश का अंत हुआ और मौर्योत्तर काल के बाद जो वंश शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंशों का उदय हुआ, उन सभी में क्या क्या खासियत थी और उनसे परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न बनाता है और क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि जो मौर्य वंश के बाद का वंश था, जैसे कि ब्राह्मण समाज होता है, जिसे प्रमुख रूप से ब्राह्मण समाज कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में मौर्य वंश का अंत हो जाता है और इस वंश में आते आते यहाँ पर वैष्णव धर्म या ब्राह्मण समाज का काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और उस धर्म का उदय होता है। जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय पढ़ते हैं कि उस समय भी वैष्णव धर्म काफ़ी प्रचलित था, लेकिन जब वैदिक सभ्यता के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वहाँ पर वैष्णव धर्म धीरे धीरे लुप्त हो गया था, क्योंकि उसे किसी राजा का सही संरक्षण नहीं मिल पाया। और उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और उस समय वह धर्म ज़्यादा प्रचलित थे। लेकिन इस वंश में बौद्ध धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और अशोक की मृत्यु के बाद उसे किसी बड़े राजा का संरक्षण नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे जो उनके अनुयायी होते हैं उनमें भी काफ़ी विभाजन होने लगता है और वह पूरी तरीके से अपने धर्म को प्रचारित और प्रसारित नहीं कर पाए। आगे हम यहाँ पे आज समझेंगे कि शुंग वंश की स्थापना किस प्रकार हुई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे वह पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना कर दी। और इसका जो समय था वह 185 BC था। तो इस वंश को स्थापित करने के पीछे भी कई सारी कहानियाँ हैं, तो आइए उन्हें समझते हैं। तो यहाँ पर जब जो पुष्यमित्र शुंग थे वह शुंग वंश के संस्थापक थे और ब्राह्मण धर्म को मानते थे। तो यहाँ पर इस शुंग वंश की स्थापना इन्होंने 185 BC में की और इन्होंने जो अपने वंश की स्थापना की थी वह अपने राजा को मार कर ही, और ये उस समय उनके सेनापति थे। तो शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदत्त, उनकी हत्या करके अपने वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे, उनकी हत्या करने के बाद 185 BC में अपने शुंग वंश की स्थापना करते हैं और उसी के क्रम में यह अपनी राजधानी भी परिवर्तित करते हैं और ये अपनी नई राजधानी विदिशा बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मौर्य वंश के समय जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र होती थी, लेकिन यहाँ पर जो राजधानी उन्होंने अपनी परिवर्तित की वह विदिशा को बनाया। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र के दरबार में थे, वह रहते थे। पतंजलि वही पतंजलि जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था और इनसे भी कई सारे परीक्षा में प्रश्न बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि पुष्यमित्र ने मिनांडर हिंद यूनानी को पराजित किया था। तो यहाँ इनके जीवन काल में एक काफ़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। इनके जो आगे शासक आए पुष्यमित्र, उन्होंने मिनांडर एक बाहरी विदेशी शासक था उसको पराजित किया था, जो कि हिंद यूनानी शासक था। और उसको पराजित करने के बाद एक ऐसी यह घटना ही इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्ज हो गई और परीक्षा में यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनाता है। वह यहाँ पर पूछेगा आपसे कि शुंग वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने हिंद यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, तो वह पुष्यमित्र शुंग होगा। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि अग्निमित्र, जो कि कालिदास द्वारा रची गई रचना है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की थी कि प्रमुख जो रचनाएं हैं उनसे भी प्रश्न बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अग्निमित्र, जो कि कालिदास द्वारा रचित है, और इस पुस्तक में मालविका अग्निमित्रम में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मालविका अग्निमित्रम
जो कि एक बहुत प्रचलित रचना रही है, जो कि कालिदास द्वारा रचित थे। और यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें किस प्रकार की रचना का वर्णन है या यह किससे संबंधित है। तो मालविकाग्निमित्रम में एक पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा हुए शुंग वंश के अग्निमित्र, उनके और मालविका एक स्त्री थी, उनके प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मालविकाग्निमित्रम किससे संबंधित है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग यहाँ पर शुंग वंश के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको देखा। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक कौन सा था। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूति था। तो यहाँ पर अंतिम शासक, संस्थापक और इसके जो महान शासक हुए उनको हमें ज़रूर याद रखना है कि किस वंश में कौन कौन से महान शासक हुए और उस वंश की स्थापना किस शासक ने की और उसके अंतिम शासक कौन से थे। तो यहाँ पर हम लोग जिस प्रकार देखते हैं कि मौर्य वंश में अंतिम शासक बृहदत्त थे, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे, उन्होंने अपने राजा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि पुष्यमित्र ने मिनांडर को परास्त किया था और उसके जो अंतिम शासक थे वह देवभूति थे। तो स्तूप में आगे हम बात करते हैं कि स्तूप में पाषाण, जो कि पत्थर के रेलिंग का निर्माण होता है, वह भी शुंग वंश के काल में हुआ था। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो स्तूप होता है वह गुंबदनुमा आकृति होती है और उसके किनारे पहले लकड़ी की रेलिंग लगाई जाती थी। लेकिन जब ये इस वंश का उदय हुआ तो उसमें इस रेलिंग को लकड़ी के स्थान पर पत्थर का कर दिया गया। तो इस प्रश्न पूछता है कि स्तूप में जो पत्थर की रेलिंग का निर्माण कार्य हुआ वह कब से प्रारंभ हुआ। तो पत्थर की रेलिंग का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ वह शुंग वंश के काल से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर वैष्णव धर्म के उत्थान का काल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह वंश प्रमुख रूप से वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब इसके पहले अशोक, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था, मौर्य वंश में अधिकतर राजाओं ने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसारित किया और उनमें प्रमुख रूप से अशोक था, जो कि बहुत प्रतापी शासक था। उसमें बौद्ध धर्म को काफ़ी संरक्षण प्रदान किया और उस कारण जो वैष्णव धर्म था वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया और उसे प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। लेकिन इससे ब्राह्मण वंश के लोग नाराज़ थे और उन्होंने इसी उद्देश्य से कि बौद्ध धर्म का प्रोत्साहन न मिले और हमारा जो वैष्णव धर्म है उसे प्रोत्साहन मिले ताकि वह आगे उदय हो सके। तो यहाँ पर वैष्णव धर्म के उदय के लिए यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की गई और इसके बाद धीरे धीरे आगे गुप्तोत्तर काल जो आएगा वहाँ तक वैष्णव धर्म काफ़ी विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे वैष्णव धर्म के उत्थान का काल भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मनुस्मृति की रचना का काल भी होता है। मनुस्मृति जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है, इसे उसका काल भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि मनुस्मृति जो थी वह किस काल में रची गई थी। तो वह शुंग वंश के काल में रची गई थी, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनाएगा, तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से महत्वपूर्ण बिंदुओं में कवर कर चुके हैं। और आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वह पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने बृहदत्त की हत्या करके 185 BC में शुंग वंश की स्थापना की। राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र से विदिशा स्थापित की और इनके जो दरबार में पतंजलि थे वह प्रमुख रूप से रहते थे। पुष्यमित्र ने मिनांडर को पराजित किया था, जो कि हिंद यूनानी शासक था, और अग्निमित्र जो इनके राजा थे, इनके वंशज थे, और एक स्त्री थी मालविका, उसमें मालविकाग्निमित्रम की रचना, इनके प्रेम विवाह की रचना का वर्णन उस रचना में किया गया है। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वह देवभूति थे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इस वंश में ही जो स्तूप थे उनमें पत्थर की रेलिंग के निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ और आगे इसे वैष्णव धर्म के उत्थान का काल और मनुस्मृति की रचना का भी काल कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने शुंग वंश को कवर किया। अब आइए आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सा वंश आता है। ये समझते हैं कि इसके बाद कौन सा वंश था। तो इसके बाद का जो वंश था वह कर्ण वंश था और कर्ण वंश ज़्यादा
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इससे परीक्षा में बहुत कम ही प्रश्न पूछता है। लेकिन आइए हम लोग इसके बारे में भी समझते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कर्ण वंश को देखते हैं। तो कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वह वासुदेव थे। तो यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि कर्ण वंश के जो प्रमुख रूप से संस्थापक थे वह कौन थे। तो कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वह वासुदेव थे। यहाँ पर देवभूति जो कि छोटे छोटे नाम हैं, यहाँ पर ये शुंग वंश के अंतिम संस्थापक थे और कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वह वासुदेव थे। इसे याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं कि जो इनके अंतिम शासक थे वह देवभूति थे और जो कर्ण वंश के संस्थापक थे वह वासुदेव थे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पहले इनके स्तन नाम पर देव लगा हुआ है, तो यह वंश पहले आया और इनके नाम के आगे बाद में देव लगा हुआ है, तो यह वंश बाद के आया। तो हमें इस प्रकार छोटी सी ट्रिक बनाकर इसे याद कर सकते हैं कि कौन सा वंश पहले था और कौन सा वंश बाद था, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो वहाँ पर हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है और इसे याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे वह सुशर्मा हुए थे और इस वंश तक आते आते जो मौर्य वंश था वह बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गया, जो कि अपने समय पे पूरे भारत में फैला हुआ था। पूरब, पश्चिम और दक्षिणी सीमा तक भारत में काफ़ी इसका विस्तार था और यह वंश तक आते आते मौर्य वंश जो था वह का साम्राज्य अब केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि किस वंश तक आते आते मौर्य वंश बिल्कुल छोटा हो गया और इसके जो बाहरी राज्य थे वह धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। जैसे इनमें स्वतंत्र घोषित करने के क्रम में दक्षिण का जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था वह है, और साइड में इधर महाराष्ट्र में पश्चिम की सीमा तक, और इधर पूर्व में बंगाल का जो क्षेत्र था वह भी थोड़ा सा क्षेत्र इससे कटकर अलग हो गया और पूर्ण रूप से अपने को आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार यहाँ पर इन 3 बिंदुओं को याद रखना है कि इनके जो प्रमुख संस्थापक थे वह वासुदेव थे, जो अंतिम शासक थे वह सुशर्मा हुए और इनके जो साम्राज्य था वह पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था। आगे इसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश से परीक्षा में कई सारे प्रश्न बनाता है। यह वंश काफ़ी प्रचलित रहा है क्योंकि इस वंश में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास में काफ़ी प्रचलित हैं। तो आइए उनको अब पढ़ते हैं। यहाँ पर सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं कि इस वंश के जो संस्थापक थे वह प्रमुख रूप से सिमुक थे। सिमुक के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सिमुक ने अपने कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके अपने वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर जो जितने भी शासक रहे हैं उनके सेनापतियों ने ही अपने राजा की हत्या करके अपने वंश की स्थापना की। तो हमें इस चीज़ को भी याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में। राजधानी के क्रम में अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र था। और अगर नदियों के आधार पर देखें तो इनका जो क्षेत्र था वह कृष्णा गोदावरी नदी का जो क्षेत्र था प्रमुख रूप से उसके बीच का क्षेत्र था। तो यहाँ पर सातवाहन वंशों की जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान थी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रमुख शासक जो हुए वह गौतमीपुत्र सातकर्णी, यह इनके एक महान राजा हुए। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश के प्रमुख शासक थे। तो यहाँ पर सातवाहन वंश है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इनके सातवाहनों ने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य किया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था। तो यहाँ पर सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किया था। और इस बात के जो जिक्र किया गया है या इस बात के जो हमें प्रमाण मिलते हैं वह नाना घाट अभिलेख से मिलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सातवाहन वंशों ने प्रमुख रूप से जो भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की थी वह सातवाहन वंशों ने की थी। यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किसके समय हुआ। तो वह सातवाहन वंश के समय हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि इस वंश में सामंत व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। सामंत व्यवस्था क्या होती है। तो सामंत व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें राजा के नीचे एक राजा कार्य कर रहा होता है। तो वही सामंती व्यवस्था इनके समय शुरू हुई थी, क्योंकि इनके समय भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ हुआ था और एक गांव को दे दिया जाता था
और जैसे एक गांव दे दिया गया और उसमें जो उपज का जितना भी हिस्सा होता था वह जिस व्यक्ति को दान दिया गया है वही अपने पास रखता था, और इस प्रकार वह जितना भी अनाज या जितना भी टैक्स जो भी मुद्रा प्राप्त होती थी वह नीचे वाले राजा को प्राप्त हो जाती थी। तो इस प्रकार वह राजा के नीचे कार्य करने वाला एक राजा ही होता था, और उसे ही यहाँ पर सामंत के रूप में दर्शाया गया है। और इन सभी चीज़ों की जानकारी नाना घाट अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सातवाहनों के समय सीसा, चांदी, पोटीन और कांसे आदि के सिक्के भी चलाए गए थे। सातवाहनों ने कई प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन भी शुरू किया था, और प्रश्न पूछे कि अगर इनके समय पे सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली मुद्रा किस धातु की बनी होती थी, तो वह प्रमुख रूप से सीसा की बनी होती थी। तो यहाँ पर इन धातुओं के क्रम को भी याद रखना है, और प्रमुख रूप से सीसा को भी याद रखना है कि इनके समय सर्वाधिक प्रयोग होने वाली जो धातु थी वह सीसा थी, जिसके सिक्के ज़्यादा प्रचलन में थे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सातवाहनों के बारे में। तो सातवाहनों का जो समास था वह संभवतः मात्र सत्तात्मक समास था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सातवाहनों का जो समास था वह मात्र सत्तात्मक समास था। तो सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक समाज कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमें मात्र सत्तात्मक समाज होने के साक्ष्य मिले थे, और बीच में जो समाज था वह पितृसत्तात्मक हो गया था। वहाँ पुरुषों की प्रधानता हो गई थी, और स्त्रियों के जो अधिकार थे वह उनके अधिकार धीरे धीरे कम हो गए थे, और उनको जो समितियों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी और जो उनके शिक्षा का अधिकार था वह भी उनसे छीन लिया गया था। लेकिन इस वंश में आते आते जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक समाज हो गया था, और अब जो राजा का नाम के आगे उसकी माता के नाम के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनका समाज था वह मात्र सत्तात्मक समाज था। लेकिन राजा बनने के समय किसी भी महिला को राजा के तौर पर नहीं नियुक्त किया जाता था, वहाँ पर पुरुष को ही प्रधानता दी जाती थी। लेकिन जब राजा बन जाता था तो अपने नाम के आगे हमेशा अपनी माँ का नाम लगाता था, महिला का नाम लगाता था। तो इस प्रकार यहाँ पर उसके मात्र सत्तात्मक होने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा कला से भी जोड़कर कुछ प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर कला के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कार्ले चैत्य और नाम के एक साहित्य का वर्णन मिलता है। कार्ले चैत्य जो साहित्य इतिहास में काफ़ी प्रचलित है वह सातवाहन वंश से संबंधित है। तो प्रश्न पूछता है कि कार्ले चैत्य का संबंध किससे है, तो वह सातवाहन से प्रमुख रूप से संबंधित है। आगे हम यही बात करें कि इस वंश में सर्वाधिक साहित्यों में जिस लिपि का प्रयोग हुआ वह ब्राह्मी लिपि थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साहित्यों में कई सारी लिपियों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि और भी अन्य सारी जो लिपियाँ थी उन सभी का प्रयोग हुआ। लेकिन सातवाहनों के समय जिस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ वह ब्राह्मी लिपि थी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि अमरावती जो कला थी उसका विकास भी सातवाहनों के समय हुआ था। तो प्रश्न परीक्षा में यहाँ पर पूछा गया है, और परीक्षा में इसके आगे आने की भी संभावना है। तो यहाँ पर अमरावती जो कला थी उसका विकास भी सातवाहनों के समय हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने सातवाहन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा में आ सकते हैं या उनके आने की संभावना है। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो प्रमुख संस्थापक थे इनके सिमुख हुए। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र था, और इनका जो प्रमुख क्षेत्र था वह कृष्णा गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र था। और इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए जिनको हम लोग गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिनको शॉर्ट में GPS बोला जाता है, इसे हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यह इस वंश के सबसे महान शासक कहलाए। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों और भिक्षुकों को दान देने की प्रथा भी चालू की। तो सर्वप्रथम भूमि दान देने की जो प्रथा का आरंभ हुआ था वह भी सातवाहन के समय हुआ था। आगे हम बात करते हैं सामंती व्यवस्था की। तो सामंती व्यवस्था की भी शुरुआत इस समय चालू हुई थी और सातवाहनों ने ही इसे प्रारंभ किया था। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि सातवाहनों ने सीसा, चांदी, पोटीन, कांसे आदि प्रकार के सिक्के चलाए, और उनमें सबसे ज़्यादा जिस सिक्के का प्रयोग होता था वह सीसा धातु का बना होता था। और आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो समास था वह मात्र सत्तात्मक था। और
इस काल में कारले चैत्य ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ और अमरावती कला का विकास हुआ। तो यहाँ पर सातवाहन से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कौन सा वंश आता है। तो इसके बाद का जो वंश था वह चेदी वंश हुआ, जिसे महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद ऐसे जो कोई राजा नहीं आए जो अपने राज्य को एकीकृत रख सकें, और अशोक जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके अंतिम शासक जो बृहदत्त थे उनकी मृत्यु करने के बाद या उनकी हत्या करने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि वो वैष्णव धर्म के प्रमुख रूप से अनुयायी थे, और उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और जो कलिंग था, उड़ीसा का क्षेत्र था, वह पुनः स्वतंत्र हो गया, क्योंकि इनके जो छोटे छोटे राज्य थे वह धीरे धीरे से अपने आप को अलग करने लगे थे मौर्य काल से, और वह अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। उन्हीं में कलिंग पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। कलिंग में चेदी वंश के प्रमुख रूप से प्रमाण मिले हैं, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलते हैं, जो कि उड़ीसा का क्षेत्र था। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि चेदी वंश का जो प्रमुख क्षेत्र था वह कहाँ का था। तो वह कलिंग का क्षेत्र था, जो कि एक समय में मौर्य काल का या मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे अशोक ने युद्ध के द्वारा उसे जीता था। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है। तो वह चेदी वंश से है। आगे हम बात करते हैं कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा हुआ। तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल हुआ। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि इसने मगध पर आक्रमण किया और वहाँ से जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लाया। जिन शीतलनाथ वही जो जैन धर्म से संबंधित थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, इसने मगध पर आक्रमण किया और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को यह जीतकर वापस लाया, जो कि महापद्मनंद, जो कि नंद वंश से संबंधित है, वह कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ से उसे लूटकर ले गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो महापद्मनंद, जो कि नंद वंश से संबंधित था, उसने कलिंग पर आक्रमण किया था और इस मूर्ति को लूट कर ले गया था, और उसे ही इस वंश का संस्थापक या इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था खारवेल, वह इसे वापस लेकर आता है। तो यहाँ यह बिंदु भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछ सकता है कि जिन शीतलनाथ की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को कौन वापस लेकर आया था। तो वह खारवेल लेकर आया था। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि इनका जो प्रमुख रूप से संबंध है वह जैन धर्म से संबंध है, और यह जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वंश में शुंग वंश, इस वीडियो में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश को प्रमुख रूप से कवर किया, और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो कि परीक्षा में आने की जिनकी पूरी संभावना है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनाएगा ही, तो उसे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।